तो ये हमारा कल का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि लाइट जो होता है, लाइट का नेचर दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन से दो नेचर होते हैं लाइट के? एक तो वो पार्टिकुलेट नेचर होता है और दूसरा कौन सा नेचर होता है लाइट का? वेव नेचर होता है, बराबर है। तो ये जो पर्टिकुलरली दोनों नेचर है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया था। जैसे पार्टिकुलेट नेचर को सबसे पहले आप लोग की न्यूटन ने एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है, जिसका नाम दिया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, राइट। और उसके बाद में फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये जो पर्टिकुलरली वेव नेचर था लाइट का, इसको एक्सप्लेन अनदर साइंटिस्ट ने किया था। उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था? हाइजीन। ओके, हाइजीन्स वेव थ्योरी, ये पर्टिकुलरली टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, सबसे पहले तो ये थ्योरी चल रही है, हमने हाइजीन्स की वेव थ्योरी, लेकिन हाँ क्या हुआ बेटा? लेसन कौन था सर? एक्सचेंज हुआ ना साइंटिस्ट का नेम? एक्सचेंज हुआ ना क्या हुआ? साइंटिस्ट का नाम और कौन सा? हाइजीन्स ने किया और वेव न्यूटन ने किया ना? वेव न्यूटन ने किया। क्या बात कर रहे हो? वेव न्यूटन ने किया था और पार्टिकुलेट हाइजीन ने किया था। आपने बताया था ना कल बताया था सर। क्या सच में मैंने ऐसा बोला था कि वेव नेचर न्यूटन ने और पार्टिकुलेट हाइजीन ने एक्सप्लेन किया? हाँ सर, हमने लिखा है सर। हाँ बोलो बोलो। सर चैप्टर कौन सा शुरू है? चैप्टर का नाम बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन गौरव बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक है, तेरा पहला क्लास है तो बता देता हूँ। चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री में। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी बच्चों को, कल मैंने पक्का आर यू श्योर ने, कल मैंने वेव मतलब न्यूटन बताया और पार्टिकुलेट हाइजीन को बताया। हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर, कंफर्म आपने वैसे ही बताया था। हाँ सर, हमने लिखा है और हमने नोट्स लिखे आपके। ओके, होल्ड फॉर अ सेक। अगर मैंने कल वो बताया होगा तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैंने गलत बता दिया हूँ, ठीक है, या फिर लिखते टाइम मैंने ऐसे का उल्टा उल्टा लिख दिया होगा, ठीक है। लिखते टाइम मैंने कुछ गलत हो गया और जब मैंने गलत लिखा होगा तो मैंने गलत पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने वैसे ही छाप दिया होगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें आप लोग की कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, माफ कर दीजिएगा, मुझे हो जाता है कभी कभार। तो सॉरी, पार्टिकुलेट नेचर जो होता है लाइट का, इसको एक्सप्लेन न्यूटन ने किया था, इसीलिए उसका नाम कॉर्पस्कुलर थ्योरी था। कॉर्पस्कल का मतलब ही पार्टिकल होता है, कॉर्पस्कल का मतलब ही पार्टिकल होता है, ध्यान में रखना। ओके, और जैसे आप देख रहे हो कि हाइजीन्स के थ्योरी में वेव ये नाम आ रहा है, इसका मतलब उसने कौन से पर्टिकुलरली नेचर को एक्सप्लेन किया था लाइट के? वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। तो ये तो चीज दिमाग में मेरे, सच में मैंने ऐसे बता दिया आपको। हाँ सर, एक्सप्लेनेशन के वक्त भी आपने वही नाम लिए। नहीं, वेव यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ कॉर्पस्कल है, इसके बावजूद मैंने वेव नेचर न्यूटन को और पार्टिकुलेट हाइजीन को लिखा। हाँ सर। पहले आपने वेव लिखा था, फिर पार्टिकुलेट लिखा था। छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, ठीक है। देन ये, क्योंकि ये थ्योरी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आया था, जिसने ये बोला था कि लाइट भाई पार्टिकल होता है नेचर में, लेकिन बाद में हाइजीन्स की वेव थ्योरी आई, जिसने ये बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल ना होकर वेव ही थी। और बहुत सालों तक सिर्फ ऐसा ही माना गया, जैसे आप लोग भी मानते हो कि लाइट जो होती है वो नेचर में वेव होती है। वेव मतलब पता है ना, लहर, ओके, तरंग, राइट। जैसे समंदर की लहर होती है ना, वैसे ये नेचर की होती है लाइट, हमको भी यही लगता है। आप कोई बोल सकते हो क्या लाइट जो है ये पार्टिकल भी होता है नेचर में? नहीं, हम लोग नहीं सोचते, हम लोग को लगता है जैसे ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई ये ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है वो पार्टिकल है नेचर में या वेव है, तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर है ये क्या है? वेव ही है, बराबर है। बट ध्यान में रखना, आपकी जो लाइट होती है वो आप लोगों की सिर्फ वेव ना होते हुए पार्टिकल भी होता है नेचर में। तो ये हाइजीन्स ने बताया था। लेकिन इसके बाद में फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था जिसने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, प्लैंक्स। ओके, डन।
तो प्लैंक्स ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से उसने ये एक्सप्लेन किया था कि भाई जो पर्टिकुलरली लाइट होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेव ना होकर वो पार्टिकुलेट भी नेचर में होता है, जैसे कि हमको न्यूटन्स ने बताया था। और फिर इसके बाद में ये माना गया कि लाइट जो होता है वो ड्यूल नेचर का होता है। लाइट कैसा होता है नेचर में, ड्यूल होता है, मतलब दोनों भी होता है। दोनों का मतलब पार्टिकुलेट भी होता है और वेव भी होता है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने और क्या देखा था, दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। तो भाई बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमको जानकारी किसने दी थी? Who explained the electromagnetic radiation? मैक्सवेल। मैक्सवेल। ओके, फिर इसके बाद में जो नया साइंटिस्ट आया था, साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। और मैक्सवेल साहब भैया ने, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने हम लोग को सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी पर्टिकुलरली जो रेज होती है उस रेज के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। और ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है और दूसरा होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ये जो दोनों फील्ड होते हैं किसी भी पर्टिकुलरली रेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ? परपेंडिकुलर होते हैं। और एट द सेम टाइम वो किसके साथ परपेंडिकुलर होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके डन। तो इनके साथ भी वो परपेंडिकुलर होते हैं और इसीलिए फिर मोस्ट ऑफ द रेज को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम मोस्ट ऑफ द रेज को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते थे। फिर कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो बताओ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कल हम लोगों ने देखे थे, बताइए मुझे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या था? वेवलेंथ वेवलेंथ था, बराबर है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या था? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी था। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या था? वेलोसिटी, वेलोसिटी था। चौथे कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या था? वेवलेंथ वेव नंबर, बराबर है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या था? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। और फाइनल वाले कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बराबर है। तो यहाँ तक जो थे ये 6 प्रॉपर्टीज होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो इसमें से 5 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने कल देखा था, जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताइए वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। अच्छा मुझे बताओ, ये मैंने जो स्ट्रेट लाइन निकाली है ये स्ट्रेट लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने स्ट्रेट लाइन जो निकाली है वो स्ट्रेट लाइन क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वेरी गुड। ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, बराबर है। फिर इसके बाद में ये जो पर्टिकुलरली मैंने कंपोनेंट निकाला हुआ है ये कंपोनेंट कौन सा होगा? या तो ये कंपोनेंट को आप कौन सा कंपोनेंट कह सकते हो? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को या फिर मैग्नेटिक कंपोनेंट को, डजंट मैटर। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने ऊपर नीचे ऐसे लहर जैसे निकाली ना वेव, राइट। तो ये वेव्स आप इसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोलो या फिर मैग्नेटिक कंपोनेंट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ में आ रहा है? राइट हाँ। और ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोलेंगे तो फिर मैग्नेटिक कंपोनेंट आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा आप लोगों का? मैग्नेटिक कंपोनेंट। ऐसे दोनों कंपोनेंट आप लोग निकाल सकते हो, नहीं तो कोई एक कंपोनेंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलरली वेव ऊपर जा रही है इसको मैं कौन सा वेव कहता हूँ? क्रस्ट। आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो। क्रस्ट मैंने उसको नहीं कहा था। मुझे बताओ ये जो चीज ऊपर जा रही है ये चीज नीचे जा रही है, इसका मैंने मीनिंग बताया था। क्या बताया था याद करो? क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने बोला था कि ये वेव इन द फेज है और ये आउट फेज है, ऐसा बताया था, याद है?
हाँ सर। क्या बोला था, ये कंपोनेंट इन फेज है और ये कंपोनेंट आउट ऑफ फेज है। ओके, फिर मैंने बताया था कि ये जो इन फेज वाला कंपोनेंट होता है, इसका जो टॉप पोजीशन होता है, इस टॉप पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। कहते हैं, बराबर है। जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो लोअर मोस्ट पोजीशन होता है उस लोअर मोस्ट पोजीशन को हम क्या कहते हैं? थ्रोट। ट्रफ। क्या कहा जाता है इनको? ट्रफ। रफ पता है ना, रफ, रफ बुक जिसको बोलते हैं, तो रफ के आगे सिर्फ टी लगा दिया, ट्रफ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर हमने देखा था कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है? ये जो दो सक्सेसिव क्रस्ट है, मतलब एक के बाद एक आने वाले क्रस्ट, इसके बीच का डिस्टेंस। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। ओके, और इसका सिंबल क्या बताया था हम लोगों ने? लैम्बडा। ओके, डन। देन इसका यूनिट क्या बताया था? नैनोमीटर। या तो उसका मैंने बताया था, ये क्या था? एंगस्ट्रॉम यूनिट, या फिर नैनोमीटर। और इसका बताया था मैंने कल। तो बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर होता है? 10 to the power minus 10 meter. 10 power minus 10 मीटर। और 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 10 to the power minus 9 meter. 10 to the power minus 9. ओके, तो ये हो गया था हमारा वेवलेंथ के बारे में जानकारी। फिर बात कर रहे थे हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? The number of rays passing through a point at a given time. Okay, number of waves passing through a particularly point at a given time. Okay, एक particularly point से कितने waves पास होते हैं एक particular time में, that is called as a frequency. Frequency का symbol क्या होता है? new. न्यू होता है, न्यू। ओके, देन फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, राइट। देन उसका फॉर्मूला तो हम लोग वैसे आप लोग को पता है, मैंने कल वेवलेंथ का भी फॉर्मूला बताया था और फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला बताया था। तो बताओ सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला बताइए, क्या था वेवलेंथ का फॉर्मूला? लैम्बडा velocity upon सी बाई न्यू, न्यू बराबर है, यही था ना? हाँ सर। और फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। फिर बात आ रही थी हमारी वेलोसिटी। लैम्बडा। वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ 1 सेकंड। एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू न्यू इनटू वेवलेंथ, न्यू इनटू लैम्बडा, बराबर है? क्लियर है? हाँ सर। फिर हम लोगों ने जानकारी ली थी वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या था? what was wave number? It is the number of wavelength per unit length. वेव नंबर का क्या डेफिनेशन था? number of wavelength Number of wavelength per unit length. और इसका सिंबल क्या था? वेवलेंथ का सिंबल, सॉरी वेव नंबर का सिंबल V bar. न्यू बार, राइट। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा, म्यू बाय बार न्यू 1 बाय लैम्बडा इसका फॉर्मूला था, क्योंकि ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, राइट। और वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होने की वजह से इसका फॉर्मूला क्या होता था? ये वाला। क्लियर है? हाँ सर। डन। फिर हमने देखा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है?
Length of crust or thread. Length of crust or हाइट होती है, ठीक है। लिखा है क्या, हाइट कर दो, दिस इज द हाइट, ओके। सो हाइट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड एज एन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या होता है? Armstrong. एंगस्ट्रॉन्ग होता है क्या सिंबल? कैपिटल ए होता है, Capital A. ओके डन। एंगस्ट्रॉन्ग सिंबल ही है, एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट होता है, और कैपिटल ए ये सिंबल होता है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम बात करेंगे सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टीज का। तो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? Electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum. देखिए, हम लोगों ने जब रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था, तो रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने उसके ड्रॉबैक्स देखे थे, याद है? हाँ सर। तो उसमें कितने ड्रॉबैक्स देखे थे हम लोगों ने टोटल? 3 ड्रॉबैक देखे थे, जिसमें से सबसे लास्ट वाला ड्रॉबैक क्या था, याद है आप लोग को? हाँ सर। कौन सा? हाइड्रोजन He was unable to explain hydrogen spectrum. वेरी गुड। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वहां पर आप लोगों को वर्ड आया था स्पेक्ट्रम, बराबर है। और मैंने बताया था कि वो स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हमारी जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके डन। तो अब ध्यान दीजिए, कल ही मैंने आप लोग को समझाया था कि भाई जो भी पर्टिकुलरली वेव्स होती है, जो रेज आ रही है, लाइट आ रही है सन से, उस पर्टिकुलरली सन की जो लाइट आ रही है, उन सभी लाइट का मतलब रेज का वेवलेंथ सेम होता है क्या? डिफरेंट रहता है। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि भाई जब हम सन निकालते भी है, सूरज अगर हम निकालते भी है, बचपन में हम लोगों ने निकाले थे, तो हम हर एक लाइन ऐसी छोटी बड़ी निकालते हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि भाई हर एक जो पर्टिकुलरली रेज होती है, जो वेव्स होती है, उनका वेवलेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ये इसका मीनिंग होता है, सही है? हाँ सर। हाँ फिर हमने क्या बोला था कि ये जो जितनी भी रेज होती है, इनको फिर हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया था, बराबर है, कैटेगरीज कर लिया था, बराबर है। और उसके अलग अलग नाम दिए थे अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, याद है ना? हाँ सर। हाँ सर। कौन कौन से नाम दिए थे, जैसे कौन कौन सी कैटेगरीज हमने बोला था, याद करो। सबसे पहला कौन सा था? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज था। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा रेज था? गामा रेज। गामा रेज था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा रेज था? एक्स रेज। एक्स रेज। उसके बाद में विजिबल रेज, विजिबल रेज। उसके बाद में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, बराबर है। इंफ्रारेड। फिर कौन सा था? यूवी रेज, बराबर है। फिर उसके बाद में माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स देखे थे ना, याद है? ओके डन। मतलब सन में से हमारी जितनी भी रेज निकाली है, रेज निकलती है, वो सब इन सब रेज में डिवाइड होती है अलग अलग। ओके डन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ विजिबल रेज की। कौन से रेज की? विजिबल रेज। विजिबल रेज मतलब क्या होती है? ऐसी रेज जो हम आंखों से देख सकते हैं। तो भाई मुझे बताओ, आप रेज को देख सकते हो क्या आंखों से? नहीं। पक्का नहीं देख सकते हो क्या? देख सकते सर। देख सकते हो। मैं सभी रेस को नहीं देख सकता हूँ। जैसे देखिए, हम लोग फोन पर जो बात करते हैं, फोन पर बात करने पर वहां से भी कुछ रेज निकलती है, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि भाई वो रेडिएशंस निकलते हैं, वो रेडिएशंस डैमेज करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं वगैरह वगैरह, सुने हो ना? हाँ सर। मतलब वो रेडिएशन जो हमारे फोन से निकलती है, वो दिखती है क्या आप लोगों को? नहीं। नहीं। नहीं, बराबर है।
हाँ, तो अब मुझे बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, हम रेडिएशंस को देख सकते हैं क्या? नहीं। पक्का नहीं? नहीं सर। भाई हम रेडिएशंस को देख सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हम सभी रेडिएशंस को नहीं देख सकते, हम सिर्फ एक ही रेडिएशंस को देख सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? विजिबल रेज। विजिबल रेज। ओके, अब भाई विजिबल रेज को हम कैसे देखते हैं? भाई सूरज से आने वाली रोशनी हम लोग को कौन से कलर की दिखाई देती है? व्हाइट कलर की दिखाई देती है, हाँ। बराबर, राइट। तो ये जो पर्टिकुलरली विजिबल रेज है, अगर आपको इसको पूछा कि भाई ये अगर विजिबल है, मतलब आपको दिख रही है, तो इसका कलर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसको कौन से कलर का होता है ये? वाइट। जनरली जो विजिबल रेज होती है उनको ही हम कौन सा लाइट कहते हैं? वाइट। व्हाइट, बराबर है। लेकिन आज ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा या एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा। ये एक पर्टिकुलरली चीज होती है जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म, ट्रायंगुलर शेप का एक पर्टिकुलरली क्रिस्टल होता है ग्लास का। अगर इस प्रिज्म में से मैंने सनलाइट को पास कर लिया, सनलाइट को अगर मैंने क्या कर लिया? पास कर लिया, तो आपको पता है ना, इसमें से अलग अलग कलर की लाइट दिखाई देती है आप लोग को। हाँ सर। हाँ सर। कौन कौन से कलर की लाइट होती है आप लोग को पता है? विबग्योर। विबग्योर, बराबर है, डन। कौन कौन सी लाइट होती है? वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो। इंडिगो, बी फॉर ब्लू। ब्लू, जी फॉर ग्रीन। येलो, ऑरेंज। ऑरेंज और रेड। रेड। मतलब मुझे बताओ, हमको दिखाई एक ही लाइट देती है, व्हाइट कलर की लाइट, लेकिन इस व्हाइट कलर के लाइट में भी अलग अलग रेडिएशन है, अलग अलग कलर के, हाँ। राइट। तो मुझे बताओ, इन सबका जो वेवलेंथ रहेगा, इन सबका वेवलेंथ फिर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा, बराबर है, डन। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक सिंगल लाइट, सनलाइट जो मैंने भेजी थी वो सिंगल लाइट ही थी, ओके भाई। प्रिज्म में जो लाइट भेजी थी वो सिंगल लाइट थी, लेटर ऑन ये सिंगल लाइट वापस एक बार अलग अलग डिवाइड हो गए। फिर क्या हो गया, ये सिंगल लाइट जब प्रिज्म में से पास किया गया तो अलग अलग कलर के लाइट में वो डिवाइड हो गई। मतलब एक सिंगल व्हाइट लाइट के अंदर इतनी सारी रेडिएशंस होते हैं, बराबर है, समझ में आ रहा है? और हर एक रेडिएशंस का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? द रेज, ओके, द रेज जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेज होती है वो मिलकर एक पर्टिकुलरली लाइट का क्या बनाता है? स्पेक्ट्रम बनाता है। स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारी चीजों को एक जगह पर लाना, समझ में आ रहा है? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजों को एक जगह पर लाना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? यस सर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द सीरीज ऑफ, ये सीरीज होता है द सीरीज ऑफ कलर बैंड्स। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या वो बता रहा हूं, द सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, ओके, देख पा रहे हो? ये एक सीरीज होता है कलर बैंड्स का, ओके, द सीरीज ऑफ कलर बैंड विच कॉन्स्टिट्यूट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन अ विजिबल रीजन। इसको हम तो नहीं कह सकते, हम सिंपल तरीके से बता सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं। द सीरीज ऑफ कलर बैंड्स या फिर द सीरीज ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स constituting a single ray is called as electromagnetic spectrum.
ठीक है, डन। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये रहेंगी, द सीरीज ऑफ वेव्स हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिंगल रे, और वो एक सिंगल रे से बनती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल रे इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ओके अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन के बाद में हम लोग बात करेंगे अभी इसके टाइप्स की। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टाइप्स की। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और सेकंड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके अब जरा हम इसको समझाते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर पर्टिकुलरली वेवलेंथ को मैंने किसी एक चीज से पास कर लिया, कंसीडर करो ये कोई एक चीज है, ओके, और इस पर्टिकुलरली चीज में से मैंने ये व्हाइट लाइट मतलब अपनी जो सनलाइट है उसको पास कर लिया, और इसको पास करने के बाद में जो स्पेक्ट्रम मिला उस स्पेक्ट्रम में आप लोगों के सारे कलर प्रेजेंट है। कौन से? व्यूक्योर। ओके डन, मतलब दिस पर्टिकुलरली स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेज ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स। ओके मतलब ये वाला स्पेक्ट्रम क्या है? दिस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ऑल वेव्स, ऑल वेव्स, राइट। तो जब इसमें सारे के सारे वेव्स प्रेजेंट रहते हैं तब हम इसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अब सेकंड वाली चीज क्या है कि कंसीडर कीजिए कि मैंने इस पर्टिकुलरली व्हाइट लाइट को पास कर लिया, और व्हाइट लाइट को पास करने के बाद में मुझे जो पर्टिकुलरली रेज मिली, ठीक है, वो कुछ आप लोगों की ये वाली मिली। तो ये कंटिन्यूअस है क्या? इसमें सारी की सारी वेव्स इन्वॉल्व है क्या? नहीं। राइट। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। या तो इसको स्पेक्ट्रा कहो या फिर स्पेक्ट्रम कहो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? राइट। तो इस तरह से आप लोगों के स्पेक्ट्रम होते हैं। कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया आपको ये? लेटर ऑन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को एटॉमिक नंबर के बारे में पता चला। आप लोगों ने कभी सोचा है कि भाई ये जो एटॉमिक नंबर दिए हुए, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, है ना, ये नंबर एटॉमिक नंबर आए कहां से, कैसे दिए हैं उन्होंने? बताओ। जैसे हम लोग अगर क्लास में रोल नंबर देते हैं, है ना, तो रोल नंबर देने के पीछे हम लोग कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, या तो नाम से या तो फिर सरनेम से, बराबर है? हाँ सर। राइट। तो वैसे ही इन लोगों के मतलब एलिमेंट जो होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह वगैरह वगैरह, इनके जो हमने एटॉमिक नंबर दिए 1, 2, 3, ये एटॉमिक नंबर किस बेसिस पर दिए होंगे? हैव यू थॉट अबाउट इट? ठीक है, आप बोलोगे फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह है उसकी वजह से। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह ये सब बात सही है, बट पता कैसे चला कि भाई उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है ना? आप बोलोगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसमें प्रोटॉन एक ही है, सही बात है, बट पता कैसे चला कि भाई हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है? सोचा है कभी? तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो भाई देखिए, एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो फेमस साइंटिस्ट का नाम था मोजले। ठीक है, मोजले ने मूज लिया मतलब गिन लिया एटॉमिक नंबर को। तो वही मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी दूंगा, और किस तरह से फिर उसका इस्तेमाल करके उसने एटॉमिक नंबर ढूंढे ये भी हम देखते हैं। ठीक है डन।
तो ध्यान दीजिए, अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोजलेस एक्सपेरिमेंट। ओके, लेकिन मोजलेस एक्सपेरिमेंट के पहले मैं एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। बराबर है। और उसने वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे डिस्चार्ज। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बराबर है। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है, सही है। तो कैथोड रेज निकल रही थी, बराबर है, राइट। तो फिर एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉन्टजेन। इसके बारे में जानते हो आप? नाम सुना है इसका? नहीं सुना है? तो रॉन्टजेन जो साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट ने क्या कर लिया, ये जो कैथोड रे का जो पाथ है, पाथ मतलब जब वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस पाथ में उसने एक मटेरियल को रख दिया, मतलब किसी मेटल प्लेट को या किसी भी पर्टिकुलरली एलिमेंट के रख दिया उसने। और फिर जैसे उसने इस एलिमेंट को इसके अंदर रखा, तो वहां से उसको क्या पता चला, एक नई टाइप की रेज उसको मिल गई थी, नई टाइप की रेज। ओके, अलग ही निकल रही थी, वो सीधी नहीं जा रही थी, अलग ही निकल रही थी, बराबर है। तो ये जो नई टाइप की रेस थी, वो वाली रेस को उसने नाम दिया था, कौन सी रेस? तो भाई रोइंजन क्या था? रोइंजन वो था जिसने किसको ढूंढ के निकाला था? एक्सरेज को, एक्सरे ढूंढ के निकाला था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सरे कैसे मिला, जब उसने क्या कर लिया, ये कैथोड के पाथ पे क्या रख दिया, एक मटेरियल रख दिया, और इस मटेरियल को उसने एंटी कैथोड बोल दिया। मटेरियल को क्या बोल दिया उसने? एंटी कैथोड। तो ये एंटी कैथोड एक मटेरियल है। मटेरियल मतलब ये अलग अलग एलिमेंट होता है। जैसे मैंने कंसिडर करो कि भाई मैंने हाइड्रोजन रख दिया, फिर हीलियम रख दिया, फिर लिथियम रख दिया, बराबर है। इस तरह से कोई भी मटेरियल रख लो आप। ओके, तो कंसिडर कीजिए कि पहले केस में मैंने हाइड्रोजन रख दिया, उससे जो एक्सरेज बनी, उस एक्सरेज का वेवलेंथ जो रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन का जो लगेगा, ठीक है, वो कंसिडर करो 10 है, कंसिडर करो 10 है। समझ में आ रहा है? ओके, यस अरे हाँ। अगर मैंने ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर हीलियम रख दिया, तो इसका वेवलेंथ रहेगा ये 10 रहेगा या कुछ और अलग रहेगा? क्या रहेगा? और अलग रहेगा। अलग रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो कंसिडर कर लो कि भाई वो 11 था। फिर लिथियम अगर मैंने ले लिया वापस एक बार, अगर मैंने एंटी कैथोड चेंज कर लिया, तो फिर इसका जो वेवलेंथ रहेगा एक्सरेज का, वो फिर से अलग हो जाएगा। हाँ सर। बराबर है। अल्टीमेटली यहाँ पर जो पर्टिकुलरली चीज थी, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली जो चीज थी, रॉन्टजेन ने सिर्फ एक्सरेज ढूंढा था, लेकिन मोजले ने क्या कर लिया था, अलग अलग एंटी कैथोड लिया, और अलग अलग एंटी कैथोड से जो अलग अलग एक्सरेज निकली, उनकी वेवलेंथ उसने मेजर की। समझ में आ रहा है क्या किया मोजले ने? हाँ सर। क्या किया उसने? क्या किया उसने? क्या किया भाई मोजले ने? अलग अलग एलिमेंट लिए, अलग अलग एंटी कैथोड लेकर उसके एक्सरेज के वेवलेंथ को मेजर किया। समझ में आ रहा है क्या किया मोजले ने? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ। और उसके बाद में फिर उसने क्या कर लिया, इन सब लोगों का स्पेक्ट्रम चेक किया, क्योंकि देखिए एक्सरेज जो है वो सिर्फ एक ही रेज होती है क्या? रेज लिखा है, तो एक्सरे एक ही रेज होंगी क्या? नहीं, मतलब हमको भले ही दिखने में एक्सरे एक ही दिख रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक रे में अलग अलग रे होती है, बराबर है, राइट। और ये अलग अलग रे को ही हम क्या वो कहते हैं? स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम। ओके, मतलब जब एक सिंगल लाइट अलग अलग वेवलेंथ के रेज में डिवाइड होता है तब हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या कर लिया, हर एक अलग अलग एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम था उसने उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले तो अलग अलग एंटी कैथोड लिए और हर एक अलग अलग एंटी कैथोड के लिए जो वेवलेंथ था उसको मेजर किया और उसके बाद में फिर हर एक पर्टिकुलरली एंटी कैथोड का जो स्पेक्ट्रम था उसको ऑब्जर्व किया। क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, राइट। तो इस पर्टिकुलरली स्पेक्ट्रम में ये जो लाइन्स है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो लाइन्स है उसको मैं कहता हूं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या कहता हूं उसको, स्पेक्ट्रल लाइन्स। क्या कह रहा हूं इसको, लाइन्स कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो फिर उसने क्या कर लिया कि जब पर्टिकुलरली हर एक अलग अलग एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम था उसके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, ठीक है, उसने उस स्पेक्ट्रल लाइन को क्या कर लिया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया। ठीक है, जैसे कंसीडर करो एक स्पेक्ट्रल लाइन में ऐसे लाइन दिखी उसको, दूसरे इसमें उसको ऐसे लाइन दिखी, तीसरे इसमें उसको कुछ इस तरह से लाइन दिखी। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। राइट, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है। ये क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन्स है। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही थी। तो उसने क्या कर लिया, इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को ग्रुप कर लिया। जैसे इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइन दिख गई तो उसने उसको नाम दे दिया के। इस तरह की जो लाइन दिखी तो उसने नाम दिया एल। इस तरह की लाइन दिखी तो उसने नाम दिया एम। तो आपको पता है ना ये के एल एम क्या है, पता है ना? हाँ क्या होता है? हाँ, ऑर्बिट ऑर्बिट। ऑर्बिट बराबर है, ऑर्बिट। राइट। अब सवाल यही आता है कि भाई ये जो पर्टिकुलरली स्पेक्ट्रम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो जनरली क्या होता है, अब इसको समझने के लिए जरा सा हमारे एटम के स्ट्रक्चर पर आइए। आपको पता है एटम के अंदर